बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना करेंगे अपना PSY 516 का लेसन नंबर 31। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करनी है। अच्छा, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है जब आप ने सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखना हो, लेकिन जब आप लोगों ने दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अपने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में कवर करना हो तो वहाँ पे आप लोग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशंस को इससे आप लोग एग्जामिन कर सकते हैं। रिसर्चर्स क्या करते हैं कि वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी कभी कभार चेंज करते हैं और फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि इन चेंजेस की वजह से क्या असर पड़ा है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जब भी कोई भी रिसर्च स्टडी में एक से ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। इसी टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है ना, इसको हम लोग फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलते हैं। और जब रिसर्च स्टडी में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर हम लोग एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स को हम लोग अगर डिटरमिन कर रहे हो तो हम लोग उसको टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। यानी कि सिर्फ अगर दो फैक्टर्स हैं तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल डिज़ाइन बोलेंगे। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो होते हैं इसमें टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट में, और उन दोनों फैक्टर उनको आप लोग फैक्टर ए और फैक्टर बी से आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों वेरिएबल्स को। ठीक है, फैक्टोरियल डिज़ाइन का गोल क्या होता है कि मीन डिफरेंस कितना पाया जाता है, जो कि ठहरे एक मिनट। Goal of the factorial design is to evaluate the mean differences that may produced by either of the factors acting independently or by the two factors working together। यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे दो होते हैं, यानी कि फैक्टर्स हमारे दो होते हैं। तो फैक्टोरियल डिज़ाइन में आप ये देखते हैं कि एक फैक्टर की वजह से क्या चेंज आया है या क्या मीन डिफरेंस आया है, उसको इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या आप लोग ये भी देखते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ये चेंज आया है, ये दोनों फैक्टर्स जब इकट्ठे काम कर रहे थे तो दोनों की वजह से जो है ना वो मीन डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि फैक्टोरियल डिज़ाइन का गोल क्या होता है कि केस में आप लोग ये देखते हैं कि जो चेंज आया है वो सिर्फ एक ही फैक्टर की वजह से आया है या दोनों फैक्टर्स इकट्ठे काम कर रहे थे उनकी वजह से आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, इसमें आप लोग इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं दो अलग अलग, उनको भी देखते हैं। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर है, फिर दूसरे का क्या असर है, और फिर आप लोग जॉइंट इफेक्ट भी देखते हैं। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर मिला दिया जाए तो उसका क्या असर पड़ेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। इसमें मेन इफेक्ट या इंटरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, एक फैक्टर के जो लेवल होता है उसमें जितने भी मीन डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेन इफेक्ट ऑफ दैट फैक्टर। यानी कि एक फैक्टर यहाँ पे हम लोग किसको बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप लोगों ने चेंज किया, फिर आप लोगों ने दूसरी दफ़ा चेंज किया, तो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की वजह से जो डिफरेंसेस आप लोगों को नज़र आ रहे होते हैं उनको आप लोग क्या बोलेंगे, मेन इफेक्ट बोलेंगे। ये इस फैक्टर का मेन इफेक्ट है। ठीक है, जब आपकी रिसर्च स्टडी का डिज़ाइन हो जिसमें आप लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें आप लोग एक फैक्टर को लिखते हैं और लिखते हैं तो उसके आगे आप लोग सारी उसकी जो है ना वो वैल्यूज़ लिख देते हैं। यानी कि रो की फॉर्म में आप लोग फैक्टर्स को लिखते हैं और जो दूसरा फैक्टर है वो आप लोग कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। फिर आप लोग क्या करते हैं कि जो एक रो है उनके दरमियान कितना कितना डिफरेंस पाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मेन इफेक्ट। ठीक है, और इसी तरह से जो कॉलम्स जो हैं उसको आप उसके जो कॉलम में जितने ज़्यादा नीचे ब्लॉक आ रहे होंगे, यानी कि वर्टिकली नहीं सॉरी हाँ यस वर्टिकली जितने ब्लॉक्स आ रहे होंगे, मैं आप लोगों को एक्सेल के थ्रू समझाती हूँ। देखें यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ
ये इजीली आप लोगों को यहाँ से जो है ना वो कंसेप्ट मैं आपको बिल्ड करवा देती हूँ। देखें ये वाली जो चीज़ होते हैं ये इस तरह से ये होते हैं आप लोगों के कॉलम्स, ठीक है। लेकिन जो ये जो होते हैं ना ये हॉरिजॉन्टल, ये आप लोगों को क्या होते हैं, रोज होते हैं, ठीक है। अब एक फैक्टर आप लोग इस तरह से बता रहे हैं, उसकी सारी एक फैक्टर आप लोग जहाँ पे लिखा है ना वो फैक्टर आप लोग बार बार चेंज करेंगे, हर दफा जो वैल्यूज आएंगे उसको आप लोग इस तरह आगे आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर है उसके आप लोग वैल्यूज इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब एक फैक्टर की जो रो में आप लोग देखेंगे कि पूरी इस तरह से सारी वैल्यू जो लिखी है उनमें कितना कितना डिफरेंस है, वो इस वाले रो वाले फैक्टर का क्या होगा, मेन इफेक्ट होगा। जो अपने कॉलम में लिखे हुए ना फैक्टर्स, उन सारे फैक्टर्स में कितना कितना डिफरेंस है वो जब आप लोग देखेंगे तो वो उस फैक्टर का मेन इफेक्ट होगा। अब आप लोगों को समझ आएगी बात। फॉर एग्जाम्पल देखें, पार्टिसिपेंट्स को आप लोगों ने टेस्ट किया है कंसेप्ट फॉर्मेशन टास्क के ऊपर। आधे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अकेले काम कर रहे जब कोई भी ऑडियंस नहीं थे, और आधे पार्टिसिपेंट्स तब काम कर रहे थे जब वहाँ पे ऑडियंस वगैरह मौजूद थे, क्योंकि ऑडियंस ने ये कहा था कि वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट को। अब पार्टिसिपेंट्स को अपने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया पर्सनैलिटी की बुनियाद पे, यानी कि एक वो जो पार्टिसिपेंट जिनकी हाई सेल्फ स्टीम है वो आप लोगों ने एक ग्रुप के अंदर रखा, और जिनकी लो सेल्फ स्टीम है उनको आप लोगों ने दूसरे ग्रुप के अंदर रखा, ठीक है। ये देखें अब एक से ज्यादा ग्रुप हो गए ना, अब एक से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो आप लोगों ने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को इस्तेमाल करना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये एक तो ये देख रहे हैं कि ऑडियंस का क्या अफेक्ट होता है, ये भी आप लोग देख रहे हैं ना, तो ऑडियंस का अफेक्ट क्या होगा तो होगा, और दूसरा सेल्फ स्टीम का क्या अफेक्ट होगा, यानी कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देख रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे कौन सा एनोवा इस्तेमाल करेंगे, टू वे एनोवा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो आप लोग क्या होगा आप लोगों का कि वो कितने नंबर ऑफ एरर्स करते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन टास्क के ऊपर, कितनी गलतियां करते हैं। अब आप लोग नोटिस ये करेंगे, नोटिस ये किया गया था कि जिन ऑडियंस की हाई सेल्फ स्टीम थी उन पे कोई असर नहीं पड़ा था, ऑडियंस मौजूद हो या ना हो उनकी फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन जो लो सेल्फ स्टीम वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने दुगने एरर्स किए थे जब वो ऑडियंस के सामने काम कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखिए इस स्टडी के अंदर दो सेपरेट फैक्टर्स हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? एक तो फैक्टर है जो कि रिसर्चर खुद मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि एक वो सिचुएशन जिसमें ऑडियंस है और एक वो सिचुएशन जिसमें ऑडियंस नहीं है। दूसरा फैक्टर है इसमें सेल्फ स्टीम वाला, जो कि हाई सेल्फ स्टीम है कुछ के अंदर जो है ना वो लो सेल्फ स्टीम है। अब दो फैक्टर्स हैं क्योंकि हमारे पास, तो दोनों फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम आप लोग रोज में लिख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑडियंस कंडीशंस होंगी वो आप लोग कॉलम्स में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब रो की हम लोग बात ये वाली रोज होती है ना, एक रो में आप लिखते हैं हाई सेल्फ स्टीम, दूसरी रो में आप लोग लिखते हैं लो सेल्फ स्टीम, और तीसरी में आप लोग लिखते हैं मॉडरेट सेल्फ स्टीम। और जो कॉलम्स हैं ऊपर इधर कॉलम्स में आप लोग जो है ना वो लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो दूसरा था हमारा क्या था, कहाँ गया, सेल्फ स्टीम, हाँ ऑडियंस और नो ऑडियंस, ठीक है। जो आप लोगों के पास मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 का मैट्रिक्स आएगा जिसमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे वेरिएबल्स के, 4 डिफरेंट कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही होंगी। अब रिसर्च स्टडी क्या करेगी कि 4 सेपरेट जो उसके पास जो सैंपल्स होंगे हर सेल से, या यानी कि रिसर्च के लिए आप लोगों को 4 सेपरेट सैंपल्स चाहिए होंगे। 4 सेपरेट सैंपल्स कैसे चाहिए होंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ। ये देखें, हम लोग ये कहते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कॉलम्स में सेल्फ स्टीम डिफाइन करिए रोज को। अच्छा, हम लोग ये फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हाई सेल्फ स्टीम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख देते हैं लो सेल्फ स्टीम, ठीक है। ये आप लोगों की हो गई। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है ना वो लिख लेते हैं ऑडियंस, और यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं नो ऑडियंस, ठीक है। अब देखें आपके पास 4 सिचुएशंस बन गई ना, यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज आएंगे ना, ये 4, ये क्या है आप लोगों का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये 2 रोज हैं और ये वाले 2 कॉलम्स हैं।
अब यहाँ पे 4 सिचुएशंस बन गई, कौन कौन सी? ये वाला ब्लॉक कहेगा यहाँ पे ये वो लोग हैं जहाँ पे ये वो थे पार्टिसिपेंट्स जब ऑडियंस मौजूद थे, उनकी हाई सेल्फ स्टीम थी। ये वाला सेल आप लोगों को क्या सैंपल देगा कि नो ऑडियंस और हाई सेल्फ स्टीम। ये वाला ब्लॉक आपको कहेगा लो सेल्फ स्टीम प्लस ऑडियंस, और ये वाला कहेगा नो ऑडियंस और लो सेल्फ स्टीम। 4 तरह के सैंपल्स आप लोगों के पास डिफरेंट बन गए ना, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये मैट्रिक्स, हम लोग ये देखें इस तरह से ये मैट्रिक्स इन्होंने भी बनाया हुआ है। अब एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या होता है दो फैक्टर्स को कंबाइन करने का एक ही सेम स्टडी के अंदर? उसका ये होता है कि आप लोगों के पास ये एबिलिटी आ जाती है, आप लोग ये एग्जामिन कर सकते हैं कि मेन इफेक्ट कितना है। एक तो आप लोगों को वो भी पता चल जाता है, दूसरा आप लोगों को यूनिक इफेक्ट्स का भी पता चल जाता है कि इंटरेक्शन की वजह से यूनिक इफेक्ट्स हमें कितने देखने को मिले हैं। यानी कि आप लोगों को एक तो ये भी पता चल जाएगा कि लो स्टीम वालों की परफॉर्मेंस कितनी थी, हाई की परफॉर्मेंस कितनी थी। दूसरा आप लोगों को इंटरेक्शन से भी पता चल जाता है कि लो स्टीम और उधर से ऑडियंस हो तो दो फैक्टर्स के इंटरेक्ट करने से परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यानी कि दो तरह से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। अब इस तरह से ए बी इंटरेक्शन होती है जिसको हम लोग ए बाय बी इंटरेक्शन बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं ऑडियंस और सेल्फ स्टीम में इंटरेक्शन पाई जाती है, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ऑडियंस बाय सेल्फ स्टीम इंटरेक्शन। ठीक है। अब ये जो टू वे जो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस के लिए हाइपोथेसिस क्या होगा हमारे पास। अब देखें इसमें जो आप लोगों का जो वेरिएबल होता है, चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या चाहे कॉसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जो कि आप लोग ग्रुप्स के अंदर डिजाइनेट्स करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। और वो वाली कंडीशंस और वो वाली वैल्यूज जो कि फैक्टर बना रही होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल्स ऑफ द फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो आप लोग कंडीशंस चेंज करते हैं। तो 3 तरह के हाइपोथेसिस इसके अंदर बनेंगे। 2 हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे मेन इफेक्ट के लिए और एक हाइपोथेसिस बनता है हमारा इंटरेक्शन के लिए। ठीक है। यानी कि टू वे जो होता है हाइपोथेसिस, वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं कि 3 हाइपोथेसिस हमें बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग एक हाइपोथेसिस आप लोग बनाएंगे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, यानी कि उसमें आप लोग ये कहते हैं, नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि ए का कोई मेन इफेक्ट नहीं है। उसी का जो है ना वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहता है कि फैक्टर ए का मेन इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। दूसरा हाइपोथेसिस आप लोगों ने बी के बारे में बताना है, यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि बी का कोई मेन इफेक्ट नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहेगा कि बी फैक्टर का मेन इफेक्ट है। तीसरा हाइपोथेसिस आप इन दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं। नल हाइपोथेसिस में आप लोग यही कहेंगे कि कोई इंटरेक्शन नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप लोग ये कहेंगे कि इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है फैक्टर ए और फैक्टर बी के अंदर। ठीक है। उसके हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम लोग बात करें तो 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें नजर आती है। ये भी आप लोगों की शॉर्ट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोगों ने ये देखना होता है ये विदन ट्रीटमेंट कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर आप लोगों ने ये देखना होता है कि बिटवीन ट्रीटमेंट कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तीसरी चीज आप लोगों ने देखनी होती है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो 3 तरह से आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना होता है। अब इसमें एजम्पशंस कौन कौन सी हैं, सेम एजम्पशंस हैं। एक तो ये कि जो ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं हर सैंपल से वो आप लोगों की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो जिस पॉपुलेशन से आप लोग सैंपल्स ले रहे हैं वो नॉर्मल होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन जिससे आप लोग सैंपल्स वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी इक्वल वेरिएंसेस होनी चाहिए, यानी कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस पाई जानी चाहिए। ठीक है। आगे ये SPSS वाला इन्होंने बताया हुआ कि आप लोग SPSS के अंदर इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप लोग छोड़ दें। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा, हाँ ये है हमारे पास एजम्पशंस मजीद उन्होंने यहाँ बताई हुई है। रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन से जो आप लोगों ने सैंपल सेलेक्ट करने हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू करने हैं। ऑब्जर्वेशंस के अंदर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग चेक कर सकते हैं स्क्यूनेस के थ्रू, कॉर्टिसेस के थ्रू, हिस्टोग्राम के थ्रू, क्योगी प्लॉट के थ्रू, शेपिरो विल के थ्रू, और भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। और उसके बाद वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी होनी चाहिए। वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी के लिए आप लोग लीवियंस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोग सैंपल के वेरिएंसेस को इस्तेमाल करते हैं इस टेस्ट के अंदर ये डिटरमिन करने के लिए कि पॉपुलेशन के वेरिएंसेस के अंदर किसी भी किस्म के डिफरेंसेस पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। ये आप लोगों को बताता है कि स्कोर्स के अंदर जो वेरिएंस है वो हर ग्रुप के लिए सेम है या नहीं है।
ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल को आप लोग चेक करते हैं। लीवेंस टेस्ट आप लोगों को सिग्निफिकेंस लेवल बताता है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 से 0.05 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की जो वेरिएंस है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 0.05 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। ये वो चीज़ें जो आप लोगों की जो है ना वो रिपीट होती रही थी। अच्छा, अगर आप लोगों का अगर इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट हुआ तो जो मेन अफेक्ट्स होते हैं उसको आप कभी भी इजीली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इस क्यों देखें, जहाँ पे इंटरेक्शन अफेक्ट होता है वहाँ पे आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलग अलग इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को लेवल स्पेसिफाई करना पड़ता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कितना अफेक्ट हुआ है या उसका जो है ना वो कितना हमें जो है ना वो चेंज देखने को आया है। लेकिन सिर्फ एक का आप लोग चेंज नहीं देख सकते क्योंकि आप लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इंटरेक्शन अफेक्ट है, वो दो वेरिएबल्स का इकट्ठा जो है ना वो अफेक्ट है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मजीद इसमें क्या है, बड़ी आसान सी है आप लोगों की ये वाली। अच्छा, पोस्ट हॉक टेस्ट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद ही इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग तब ही इस्तेमाल कर सकते हैं इफ वी हैव मोर देन 2 लेवल्स ग्रुप्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि आप लोगों के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो लेवल्स या दो जो है ना वो ग्रुप्स हों। ठीक है, तब आप लोग पोस्ट हॉक का टेस्ट जो है वो यूज जो है वो कर सकते हैं। आगे है, देयर इज नो नीड टू लुक एट देम अंटिल यू फाइंड अ सिग्निफिकेंट मेन अफेक्ट और इंटरेक्शन अफेक्ट इन द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट। अच्छा, पोस्ट हॉक टेस्ट आप लोग तब नहीं इस्तेमाल कर सकते जब तक आपको जो मेन अफेक्ट है वो ना पता हो या जो ओवरऑल जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, यानी कि जो ओमनीबस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ओवरऑल, वो आप लोगों को पता ना हो। यानी कि आप लोगों के पास ये दो चीज़ें होंगी तभी आप लोग पोस्ट हॉक टेस्ट कर सकते हैं। ये तो हमें पता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि पोस्ट हॉक टेस्ट आप लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करने से ही आप लोगों के वो सिग्निफिकेंट मेन अफेक्ट का भी आप लोगों को पता चलेगा और ओवरऑल एनालिसिस का भी पता चलेगा, तब ही आप लोग पोस्ट हॉक टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्चर नंबर जो हमारा 32 है उसमें अगेन 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, उसको हम लोग कर लेंगे स्टडी। मैं देखती हूँ अगर, बल्कि नहीं ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, चलेंगे वैसे भी छोटा सा है तो इसको इसी के साथ ही मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ये जो प्लॉट्स का इंटरप्रेट करने वाली बात है इसको आप लोग फिलहाल इधर से छोड़ दें, ये आप लोगों को नहीं कहते कि प्लॉट्स हमें बताएं। अच्छा, एनोवा क्या है, वो रोबस्ट टेस्ट है, यानी कि हर वक्त हर दफ़ा जब भी आप लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे तो आप लोगों ने अल्फा लेवल को सिलेक्ट करना होता है। अल्फा लेवल से आप लोगों को पता चल जाएगा कि टाइप 1 एरर के रिस्क कितने हैं। ठीक है, अगर अल्फा आप लोगों का 0.05 आया है फॉर एग्जांपल, जिसका मतलब क्या है कि 5% रिस्क है टाइप 1 एरर का या 20 में से 1% रिस्क है टाइप 1 एरर का। ये तो हम लोग पहले भी एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सिंगल एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के कई दफ़ा आप लोगों को हाइपोथेसिस टेस्ट करने पड़ते हैं सारे के सारे मीन डिफरेंसेस को इवेलुएट करने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं तो हर दफ़ा हाइपोथेसिस टेस्ट का अपना एक हर अलग अलग टेस्ट का अपना टाइप 1 एरर का रिस्क होता है। तो जितने ज़्यादा आप लोग टेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा रिस्क बढ़ते चले जाएंगे। इस रीज़न के लिए रिसर्चर्स ने क्या किया है कि टेस्ट वाइज अल्फा लेवल और एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल में डिस्टिंक्शन रखी है। ठीक है, टेस्ट वाइज अल्फा लेवल जो होता है ना वो ये होता है कि सिर्फ एक टेस्ट का जो है ना वो अल्फा लेवल होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग बहुत सारे टेस्ट कर रहे होते हैं तो उन सब का जो सम होता है ना, सारे के सारे जितने भी आप लोगों ने टेस्ट किए उन सब के सम को हम लोग एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन कि टेस्ट एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल क्या होता है, टेस्ट वाइज अल्फा लेवल क्या होता है। टेस्ट वाइज अल्फा लेवल सिंपली वो अल्फा लेवल होता है
कि जब आप लोग हर इंडिविजुअल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे होते हैं तो उससे आप लोग सिलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल वो होता है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आप लोगों ने मुख्तलिफ अलग अलग टेस्ट लिए होते हैं उन सारे टेस्ट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है टाइप 1 एरर की, वो होता है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि 3 ट्रीटमेंट्स थे, तो इसका मतलब क्या है, 3 ट्रीटमेंट्स है तो आप लोगों ने 3 अलग अलग टेस्ट किए, ठीक है। अब आप लोगों ने पहला टेस्ट किया, उसमें आप लोगों ने ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 को आप लोगों ने कंपेयर किया। दूसरे टेस्ट में आप लोगों ने ट्रीटमेंट 1 और 3 को कंपेयर किया। तीसरे में आप लोगों ने ट्रीटमेंट 2 और 3 को आपस में कंपेयर किया, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास आएंगे सारे जो टेस्ट होंगे उनके अल्फा लेवल को आप लोग पहले फाइंड आउट करेंगे अलग अलग हर टेस्ट का, और फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो वो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल होगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ये फ़ायदा होता है कि ये तीनों जो कंपैरिजंस होते हैं ये एक ही हाइपोथेसिस टेस्ट के अंदर भी कर सकता है। ये मैटर नहीं करता कि कितने डिफरेंट मीन्स आप लोगों को कंपेयर करने पड़ेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक टेस्ट के साथ एक अल्फा लेवल को इस्तेमाल करता है मीन डिफरेंसेस को इवेलुएट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाइज अल्फा लेवल की जो प्रॉब्लम होती है वो उससे आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम लोग एफ टेस्ट भी बोलते हैं। इसको आप लोग मॉडरेट डिपार्चर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ठहरे एक मिनट में आपको बता देती हूँ क्या लिखा हुआ है। F test is also robust to moderate departures from normality when sample size। अच्छा, F टेस्ट में जो होता है ना, हम लोग वैसे तो ये कहते हैं ना कि पॉपुलेशन आप लोगों ने वहाँ से सैंपल इकट्ठे करने होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन अगर आप लोगों के सैंपल का साइज बहुत बड़ा है, इक्वल है, तो फिर आप लोगों को वहाँ पे नॉर्मेलिटी को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फिर नॉन नॉर्मल जो डेटा होता है उसको भी टॉलरेट कर सकता है। और इसका फिर क्या होता है कि टाइप 1 एरर के ऊपर बहुत ही छोटा सा इसका इफेक्ट पड़ता है। ये फ़ायदा भी होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का कि क्या होता है कि ये नॉन नॉर्मल टेस्ट को टॉलरेट कर सकता है, नॉन नॉर्मल जो डेटा होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी वजह से टाइप 1 एरर के रेट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। रिजल्ट्स को आगे ये रिपोर्ट करने के बाद टू वे ग्रुप एनालिसिस, टू वे बिटवीन ग्रुप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट वही होता है। एफ के बाद आप लोगों ने 2 कंडीशंस लिखी, आप लोगों को वो टेबल दे देंगे, उससे देख के आप लोगों ने जस्ट उसी के रिजल्ट्स को आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर और कॉमर्स लगा के लिख देना होता है बस। अच्छा, अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग को रिलेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 32 है ये हो चुका है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, कि चैनल को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।